नमस्कार मित्रों, 3K जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इससे पहले की वीडियो में हमने शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद जी होते हैं, जो कि महानंदी के द्वारा एक नापित शूद्र दासी से उत्पन्न पुत्र होते हैं, इसलिए इन्हें नापित नंद भी कहा जाता है। यह पूर्व में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के पुत्र नंदीवर्धन का एक सेनापति होता है। महापद्म नंद ने पहले तो राजकाज और दरबार में अपना रुतबा बना लिया और फिर धोखे से राजा नंदीवर्धन की हत्या कर दी और स्वयं मगध का उत्तराधिकारी बन बैठा। महापद्म नंद को महापद्मपति उग्रसेन या अग्रमीज भी कहा जाता है। यह एक चालाक, कुटिल और महत्वाकांक्षी शासक होता है। महापद्म नंद अपनी शासन करने की अद्भुत क्षमता से जल्द ही शिशुनाग राजतंत्र को अपने अधीन कर लेता है और स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इसके समय के सभी क्षत्रिय राजाओं को, जिसमें कुरु, इक्ष्वाकु, पांचाल, शूरसेन, हेय, कलिंग, अस्मक, मैथिल और वितिहोत्र, इन सभी क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था। इसलिए इन्हें सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। इस वंश को इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि महापद्म नंद एक गणिका अर्थात शूद्र दासी से उत्पन्न पुत्र था, जिसकी समाज के तथाकथित बड़े लोगों ने नीच कुलोत्पन्न, नापित कुमार, अनभिजात आदि कहकर बड़ी अवहेलना की। चूँकि यही बड़े लोग पुराणों और अभिलेखों के रचयिता होते थे, अतः इसलिए इन्होंने नंद वंश को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। परंतु महापद्म नंद एक ऐसे राजा या शासक नहीं थे जिनकी उपेक्षा की जाए। उनकी चुनौतियां चंद्रगुप्त से भी कहीं अधिक कठिन थी। उन्होंने किसी मजबूत और यशस्वी राजा को नहीं, बल्कि एक कमज़ोर और कठपुतली चरित्र वाले राजा को अपदस्थ किया था, जो कि उसके स्वयं के हित से कहीं अधिक समाज और राष्ट्र हित के लिए उचित था। महापद्म नंद की राजव्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। उनके समय मगध का राजस्व इतना अधिक बढ़ गया था कि उन्होंने एक बहुत बड़े सैन्य दल का गठन कर लिया था। इतिहासकारों के अनुसार नंदों की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 4,000 रथ 4 घोड़ों वाले और 3,000 हाथी थे। महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने सेना को नगर में रखने के बजाय सीमा क्षेत्रों पर रखना ज़्यादा जरूरी समझा था। आज जिस भारत राष्ट्र की हर जगह चर्चा होती है, उसकी परिकल्पना पहली बार महापद्म नंद ने ही की थी और इसी वजह से इन्हें एकराट भी कहा जाता है। इन्होंने भारत की समस्त 16 महाजनपदों काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, अंग, मगध, अवंती, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, शूरसेन, अस्मक और कलिंग को जीतकर एक सुसंगठित और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली थी। सम्राट महापद्म नंद को भारत का एक प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। महापद्म नंद का विवाह रानी महानंदिनी जी से हुआ था, जिनसे इन्हें 8 संतान प्राप्त हुई थी। इनके प्रथम पुत्र थे पंडुक नंद, जो कि महापद्म नंद का ज्येष्ठ पुत्र था। महापद्म नंद के शासनकाल में यह उत्तर बिहार में स्थित वैशाली का राजकुमार था। इसी के वंशज आगे चलकर
पूरब दक्षिण की ओर बंगाल में जाकर सेन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। महापद्म नंद के द्वितीय पुत्र थे पांडुगति नंद, जो कि कौशल प्रदेश के राजकुमार हुए। इसी के वंशज आगे जाकर अयोध्या का देववंश कहलाए। इनके तीसरे पुत्र का नाम था भूतपाल अथवा भूतनंदी। यह विदिशा का राजकुमार या प्रशासक था। कालांतर में यह पद्मावती एवं मथुरा का भी शासक रहा। महापद्म नंद के चौथे पुत्र का नाम राष्ट्रपाल नंद था। राष्ट्रपाल बहुत ही कुशल एवं प्रतापी शासक था। इसी के नाम पर इसके राज्य को महाराष्ट्र कहा जाने लगा। इसने गोदावरी नदी के उत्तर तट पर पैठन अर्थात प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया था। इसी के द्वारा मैसूर के क्षेत्र, अस्मक राज्य और संपूर्ण महाराष्ट्र के राज्यों की देखभाल की जाती थी। केंद्रीय व्यवस्था महापद्म नंद के ही हाथों में थी। आगे चलकर राष्ट्रपाल के वंशज ही सातवाहन एवं मेघवाल कहलाए। महापद्म नंद के पांचवें पुत्र का नाम था गोविसाणक या इसे गोविशंकर नंद भी कहा जाता है। गोविसाणक को उत्तरापद का राज्यपाल बनाया गया था। आगे चलकर इसी के वंशज उत्तराखंड का कुलिंद वंश कहलाए। महापद्म नंद के छठे पुत्र का नाम था दस सिद्धक। इसकी राजधानी मध्य क्षेत्र के वाकाटक में थी, जो कि वर्तमान नागपुर में स्थित है। सर्वप्रथम इसने विंध्य क्षेत्र में अपनी शक्ति का संवर्धन किया था, इसलिए इसे विंध्य शक्ति भी कहा जाता है। महापद्म नंद के सातवें पुत्र का नाम था केवव्रत नंद। यह एक महान सेनानायक और कुशल प्रशासक था। यह अपने अन्य भाइयों की तरह किसी राजधानी का प्रशासक न होकर अपने पिता के केंद्रीय प्रशासन का मुख्य संचालन करता था। यह सम्राट महापद्म नंद का मुख्य अंगरक्षक था। केवव्रत की मृत्यु इसके पिता महापद्म नंद के साथ ही विषयुक्त भोजन ग्रहण करने से हो जाती है, जिससे इसका कोई वंश आगे नहीं चल सका। महापद्म नंद के आठवें पुत्र का नाम था सम्राट घनानंद। यह महापद्म नंद का सबसे छोटा पुत्र होता है। इसकी माता का नाम महानंदिनी होता है। घनानंद जब युवराज था तब इसने अनेक शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नंदराज महापद्म नंद की मृत्यु के पश्चात 326 ईसा पूर्व में घनानंद मगध का सम्राट बना। नंदराज एवं इसके भाई केवव्रत की मृत्यु के पश्चात भी इसकी बहादुरी के चर्चा के कारण कोई भी इसके साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। यहाँ तक कि यूनान का शासक अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर भी इसकी सैन्य शक्ति और समृद्धि को देखकर मगध पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। घनानंद महापद्म नंद का आठवां पुत्र था, जो कि एक दासी से उत्पन्न था। यह बहुत ही विद्वान, बहादुर होने के साथ साथ कुटिल और लोभी भी था। इसी के समय यूनान के शासक अलेक्जेंडर ने उत्तर भारत में तक्षशिला और पौरव राष्ट्र पर आक्रमण किया था, जिसकी रक्षार्थ हेतु तक्षशिला के आचार्य चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त मगध के शासक घनानंद के पास आए, और जब चाणक्य ने घनानंद से मदद की गुहार की तो घनानंद ने आचार्य को बहुत लज्जित किया और उनका अपमान किया और आचार्य की शिखा खोलकर उन्हें भरी सभा में अपमानित किया और अपनी सभा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। परंतु आचार्य ने अपनी उसी खुली शिखा की शपथ लेते हुए कहा कि घनानंद, मैं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक कि नंदवंश का समूल नाश न कर दूं। इस बात को सुनकर आचार्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, परंतु चाणक्य किसी तरह वहाँ से बच निकले और घनानंद के पुत्र पबत्ता को मित्र बना लिया। पबत्ता राजा बनना चाहता था और आचार्य ने इस बात का फ़ायदा उठाकर पबत्ता को अपने साथ मिला लिया और आचार्य ने पबत्ता से शाही मुहर लगी अंगूठी प्राप्त कर ली और उसी की मदद से आचार्य पाटलिपुत्र से बाहर निकल आए। चाणक्य पाटलिपुत्र से बाहर निकलने के बाद वन में चले गए और
नंद साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी और सेना बनाने के लिए उन्हें बहुत अधिक धन की भी आवश्यकता थी। तो उन्होंने एक तकनीक की मदद से कई सोने के सिक्के बना डाले और उस सोने को वन में छिपाकर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो घनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंके और एक अखंड भारत का निर्माण करे। वहीं वन में घूमते घूमते आचार्य चाणक्य पिपलीवन नामक ग्राम में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक बालक को देखा जो कि बहुत ही होशियार और चालाक था। वह बालक अपने मित्रों को आदेश दे रहा था और एक राजा की भांति उनका नेतृत्व कर रहा था। चाणक्य उस बालक से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस बालक से अपना नाम पूछा, तब उस बालक ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया। उस समय वह बालक एक शिकारी के पास गुलाम के रूप में रहता था। आचार्य ने शिकारी को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को आज़ाद कराकर अपने साथ ले गए। अब आचार्य के पास 2 शिष्य हो गए, पहला पबत्ता और दूसरा चंद्रगुप्त। आचार्य को उन दोनों में से एक को चुनना था, तो उन्होंने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। आचार्य ने दोनों को एक एक धागा दिया और उसे गले में बांधने को कहा। और फिर जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो आचार्य ने पबत्ता को बुलाकर कहा कि तुम्हें चंद्रगुप्त के गले से वह धागा निकाल कर लाना है, परंतु ध्यान रहे यह बात चंद्रगुप्त को पता न चले। बहुत कोशिश करने के बाद भी पबत्ता चंद्रगुप्त के गले से वह धागा नहीं निकाल पाया। अब अगले दिन यही प्रक्रिया आचार्य ने चंद्रगुप्त के साथ भी की। जब पबत्ता सो रहा था तो आचार्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा कि तुम्हें पबत्ता के गले से वह धागा निकालना है, परंतु ध्यान रहे इस बात का उसे पता नहीं चलना चाहिए। चंद्रगुप्त पबत्ता के पास जाता है और अपनी तलवार से पबत्ता का गला काट देता है और वह धागा निकाल लाता है। और जब चंद्रगुप्त आचार्य के पास आते हैं और उन्हें धागा सौंपते हैं तो चाणक्य चंद्रगुप्त के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं और अगले 7 वर्षों तक उन्हें शास्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करते हैं। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, राजतंत्र और नीति की शिक्षा दे दी, उसके बाद वे गांव-गांव जाकर लोगों से कहने लगे कि यदि तुम्हें घनानंद के अत्याचारों से मुक्त होना है तो चंद्रगुप्त की सेना से जुड़ जाएं। और उनके इस आग्रह से गांव के लोग चंद्रगुप्त की सेना से जुड़ते गए और इस प्रकार उन्होंने एक छोटी सेना तैयार कर ली। और आचार्य चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। हालांकि चंद्रगुप्त इस हमले में हार गए। आचार्य और चंद्रगुप्त ने इस हार से कुछ सबक सीखा। एक बार आचार्य चाणक्य एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन्होंने एक घर से एक महिला की बात सुनी जो अपने पुत्र को डांट रही थी, क्योंकि उस महिला का पुत्र गरम गरम खिचड़ी को बीच में हाथ डालकर खाना चाह रहा था, जिससे उस बालक का हाथ जल गया था। तब उसकी माता ने उससे कहा कि तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है, जो सबसे पहले बीचों बीच में से खाना चाहता है। खिचड़ी खाना है तो किनारे किनारे से खा। उस महिला की यह बात सुनकर आचार्य ने उस महिला के चरण स्पर्श किए और कहा कि माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब चाणक्य को समझ आ चुका था कि अगर घनानंद को हराना है और पाटलिपुत्र को जीतना है तो पाटलिपुत्र पर हमले करने की बजाय बाहरी गांवों को जीतना जरूरी होगा। और फिर चंद्रगुप्त की सेना ने आचार्य के बताए अनुसार पहले नंद साम्राज्य के बाहरी गांवों को जीतना आरंभ किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने मगध के आसपास के छोटे मोटे जनपद को जीतना आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने तक्षशिला को भी जीत लिया। तक्षशिला को जीतने के बाद उनके पास एक बहुत बड़ी सेना एकत्र हो चुकी थी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया
पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या कर दी। घनानंद की मृत्यु के पश्चात नंद वंश समाप्त हो गया, क्योंकि घनानंद का पुत्र पबत्ता पहले ही चंद्रगुप्त के हाथों मारा जा चुका था। घनानंद की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दूरधरा था। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया और इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो मित्रों, यह थी जानकारी नंद वंश के बारे में। मौर्य वंश की जानकारी के लिए देखते रहिए 3K GK सीरीज। 3K GK सीरीज देखने के लिए आपका धन्यवाद।